आज हम देखेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें जो हमको सिलेबस कवर करना है वो है आपका भूमिका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन, चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रकाश का तरंग सिद्धांत, फिर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटॉन, ये फोटॉन है, और सबसे लास्ट में द्रव्य की तरंग प्रकृति। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमिका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इसमें देखिए 1 या 2 नंबर के ये प्रश्न हैं। 1 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ये 1 से 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसमें क्या आ सकता है? कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। तीसरा है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। ये इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं तापायनिक उत्सर्जन। इसके अंतर्गत ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। दूसरा है मजबूत विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया क्या है। चौथा है जब प्राथमिक इलेक्ट्रॉन की सतह से टकराते हैं, किसी सतह से टकराते हैं तो क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ये होता है अपना एच न्यू बराबर 50 के मैक्स, जहाँ एच न्यू आपतित प्रकाश की ऊर्जा है और 50 जो है ये कार्यफलन है। के मैक्स 50 कार्यफलन है। के मैक्स उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या हैं। निरोधी विभव क्या है। इस प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, समझाइए। उत्तर इसका लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जब किसी धातु की सतह को पर्याप्त ऊर्जा दी जाती है तो उसके भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। अंग्रेजी में से इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। फिर क्या है? धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते तो हैं, लेकिन वे धातु की सतह को अपने आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सतह पर मौजूद धनायन यानी पॉजिटिव आयन उन्हें वापस खींच लेते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे कार्यफलन, एक प्रश्न आया था, कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन
फाई कहते हैं। इसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली ऊर्जा के स्रोत के आधार पर उत्सर्जन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है तापायनिक उत्सर्जन। उत्सर्जन का कारण क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा पाकर तापायनिक उत्सर्जन होता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये प्रकाश पड़ता है तो उत्सर्जन होता है। तीसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। ये विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। और चौथा होता है द्वितीयक उत्सर्जन, जो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला है एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों की बौछार पैदा करने में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। और तीसरा है पुराने समय में जो टीवी चलते थे और रेडियो वाल्व चल में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला टॉपिक था भूमिका और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ये ख़त्म होता है। अब दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब हम समझेंगे। तो प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ये पहला प्रश्न है इस टॉपिक का। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब किसी विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये पहला प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है देहली, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? इसको उत्तर ये है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है, देहली आवृत्ति न्यू जीरो कहलाता है। यह प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होती है। अब अगला प्रश्न है कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। इसका मान देहली आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो फाई बराबर होता है एच न्यू जीरो, जहाँ एच क्या है? प्लांक स्थिरांक है। एच प्लांक स्थिरांक है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? उत्तर इसका लिख लीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जब एच न्यू ऊर्जा का एक फोटॉन धातु पर गिरता है तो वह दो भागों में खर्च होता है। देखिए, जब एच न्यू ऊर्जा का जो एक फोटॉन है धातु पर गिरता है तो वह दो भागों में खर्च होता है। पहला तो है धातु के कार्यफलन फाई को पूरा करने में, और दूसरा होता है उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो ये जो एच न्यू ऊर्जा है, ये दो एच न्यू ऊर्जा जो है यह दो भागों में या दो कार्यों में प्रयुक्त होती है। पहला है धातु का कार्यफलन, इसको आप पहले समझ चुके हैं कि जो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर निकालने में प्रयुक्त होती है।
और दूसरा है जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है उसको अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्राप्त खर्च होती है। अब समीकरण एच न्यू बराबर जो फाई प्लस के मैक्स होता है ये, या के मैक्स बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस फाई। अब फाई हम पहले ही देख चुके हैं, ये फाई की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू जीरो होती है। तो इसको रख देंगे हम, और दोनों में एच और एच कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो एच कोष्टक में आ जाएगा न्यू माइनस न्यू जीरो। अब अगला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि निरोधी विभव क्या है। उत्तर इसका वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव V0 कहलाता है। यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा की माप होती है, यानी के मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, EV0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे, ये वाला टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या है इसको देख लो आप लोग अच्छे से। टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन। बच्चों, मैं आप लोगों को प्रश्न लिखवाता हूँ और फिर उसके उत्तर भी देते हैं, तो आप लोग इसको प्रश्न लिख लीजिएगा, सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। इसका उत्तर है, आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है। आइंस्टीन के अनुसार जो आपतित फोटॉन होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है। यह दो भागों में खर्च होती है, धातु के कार्यफलन फाई जीरो में और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान के मैक्स प्रदान करने में होती है। तो यानी एच न्यू जो होता है ये फाई जीरो और के मैक्स के रूप में होता है। अब के मैक्स की वैल्यू आप जानते हैं, 1/2 MV मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई जीरो धन 1/2 MV मैक्स स्क्वायर। ये V है, V स्क्वायर, V मैक्स स्क्वायर। V मैक्स स्क्वायर जो है, V मैक्स क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग होगा ये, या एच न्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हम लिख सकते हैं एच फाई जीरो को हम लिख सकते हैं एच न्यू जीरो प्लस EV0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा। अब देखेंगे हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति से क्या तात्पर्य है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रश्न के आधार पर पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर इसका आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव यह सिद्ध करता है कि प्रकाश, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है यह सिद्ध करता है कि प्रकाश कण यानी पार्टिकल की भांति कार्य व्यवहार करता है। चूंकि प्रकाश व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं में तरंग की भांति कार्य करता नजर आता है। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था व्यतिकरण और विवर्तन, वहाँ हमने देखा था कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति की तरह कार्य करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है
कि प्रकाश कण और तरंग दोनों गुण अर्थात द्वैत गुण रखता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का तरंग सिद्धांत। इसमें आप देखेंगे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत और प्रकाश का विद्युत प्रभाव से किस प्रकार अलग है। देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये है और प्रकाश का विद्युत प्रभाव ये है। विशेषता ऊर्जा का संबंध जो दिया हुआ है, तो तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। यहाँ देखिए, प्रकाश की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है और प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। दूसरा है समय, उत्सर्जन में लगा समय। तरंग सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन निकलने में कुछ समय लगना चाहिए, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है यह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, तात्कालिक प्रक्रिया है, यानी जैसे ही ऊर्जा हम देते हैं और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल आता है। तीसरा है देहली आवृत्ति। जो अपना तरंग सिद्धांत था वो कहता था किसी भी आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। किसी भी आवृत्ति का प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, जबकि आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो कहता है केवल देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है। इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति आती है, जबकि तरंग सिद्धांत में देहली आवृत्ति नहीं होती है। इसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इस टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। उत्तर है जब एच न्यू, इसको जब एच न्यू ऊर्जा वाला एक फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है तो यह ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। यह हम पहले भी देख चुके हैं, धातु से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने में, यानी कार्यफलन के रूप में, और दूसरा होता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गति ऊर्जा देने में, के मैक्स में। तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस के मैक्स। और के मैक्स यदि हम निकालना चाहें, पक्षांतर कर देंगे इसको, ये 5 को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ इस तरफ जाके ये -50 हो जाएगा। तो एच न्यू -50, और 50 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है एच न्यू 0। एच कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा न्यू न्यू 0, जहाँ न्यू जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और न्यू 0 जो है वो देहली आवृत्ति है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप कि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार नहीं बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। उत्तर है वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव V0 कहलाता है। इसका संबंध गतिज ऊर्जा से इस प्रकार है, K मैक्स बराबर होता है E इंटू V0। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगला टॉपिक है विकिरण का ऊर्जा क्वांटम। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
विकिरण का ऊर्जा क्वांटम। प्रश्न पहला है, फोटॉन किसे कहते हैं? फोटॉन किसे कहते हैं? इसमें क्या है, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, एक फोटॉन की ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर इसका होगा, फोटॉन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती न्यू, फलस्वरूप E बराबर h न्यू, जहाँ h जो है वो प्लांक नियतांक है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये प्रश्नों के द्वारा हम आपको उत्तर देते जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर के पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, एक फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार करता है। एक फोटॉन का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी वस्तुनिष्ठ तैयार करता है, यह 1 नंबर की 1 लाइन का जो प्रश्न होता है उसको तैयार करता है। ये है प्लांक नियतांक का मान व मात्रक बताइए। तो इसका होता है 6.626 गुणित 10 की घात 34 जूल इंटू सेकेंड। अगला प्रश्न है, क्या फोटॉन में कोई विद्युत आवेश होता है? उत्तर इसका है नहीं, फोटॉन में विद्युत रूप से उदासीन होता है। नहीं, फोटॉन जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है और साथ ही विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए। उत्तर है, फोटॉन का संवेग निम्न प्रकार से दिया जाता है, P बराबर E/c या बराबर E को हम h न्यू लिख सकते हैं, h न्यू/c, और न्यू/c को हम लिख सकते हैं लैम्डा, तो h/लैम्डा हो जाएगा। जहाँ P क्या है, संवेग है, E क्या है, ऊर्जा है, c प्रकाश वेग है, न्यू आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तो फोटॉन की ऊर्जा एंगस्ट्रॉम में यदि हम देखें तो फोटॉन की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, ये लगभग बराबर का चिन्ह है, लगभग बराबर होती है 12,400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है, यदि हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो प्रकाश विद्युत धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, फोटॉन बढ़ जाएंगे और प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जिससे प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगला टॉपिक है प्रकाश की कणी प्रकृति। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश की कणी प्रकृति को सिद्ध करने वाली मुख्य घटना कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव व कॉम्पटन प्रभाव। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर है सर आइजैक न्यूटन ने, यानी प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। अगला प्रश्न है, क्या व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश की कणी प्रकृति को दर्शाते हैं? उत्तर है नहीं, ये घटनाएं तरंग पद्धति को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, फोटॉन का संवेग कौन सी 2 भौतिक राशियों में निर्भर करता है? इसका उत्तर है P बराबर h/लैम्डा और बराबर h न्यू, 1/लैम्डा को हम न्यू लिख सकते हैं,
अतः तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुराने ज़माने में जब वो रील वाली कैमरे चलते थे, वहाँ पे जो रील को धोया जाता था वो डार्क रूम में लाल रंग की रोशनी में धोया जाता था। वही प्रश्न है कि लाल प्रकाश से फोटोग्राफी डार्क रूम में फिल्म प्रभावित नहीं होती, जबकि पीली और हरी रोशनी में हो जाती है, क्यों? इसका उत्तर देखिए, जो लैम्डा है, पी बराबर होता है एच बटे लैम्डा, है ना, तथा ऊर्जा बराबर क्या होता है एच सी बटे लैम्डा। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो ऊर्जा का मान कम होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, अतः फोटान का संवेग से तथा ऊर्जा से सबसे कम होती है। मतलब लाल रंग के प्रकाश में ऊर्जा और संवेग क्या होती है, सबसे कम होती है। यह ऊर्जा फिल्म के रसायनों को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात लाल रंग जो है ये फिल्म के रसायनों को, केमिकल्स जो लगे रहते हैं फिल्म में, उनको प्रभावित नहीं करती है। अतः फोटोग्राफी डार्क रूम में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, पीली और हरी रोशनी का नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है आपका फोटॉन। इसका प्रश्न है पहला, फोटॉन किसे कहते हैं? प्रश्न है फोटॉन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में चलता है। इन्हीं ऊर्जा के पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। और ये इसमें इसी टॉपिक में ये प्रश्न दोबारा आएंगे, इनको हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे निम्न प्रश्नों के प्रश्नोत्तर हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरा है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? इसको हम बता चुके हैं, 0 होता है ये। क्या फोटॉन पर कोई विद्युत आवेश होता है? नहीं होता है। क्या फोटॉन को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। एक फोटॉन की ऊर्जा व संवेग का सूत्र लिखो। तो ई बराबर होता है एच सी बटे लैम्डा और पी बराबर होता है एच बटे लैम्डा। अगला प्रश्न है, यदि आवृत्ति बढ़ा दें तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? तो ऊर्जा बराबर ई समानुपाती होता है न्यू के, अर्थात ऊर्जा बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ने से ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन की संख्या और ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ऊर्जा वही रहेगी। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, निर्वात में प्रकाश के सातों रंग की चाल बताओ। उत्तर इसका है, निर्वात में सभी फोटॉन की चाल सी होती है। इस प्रकार से ये 8 प्रश्न हो जाते हैं इस टॉपिक में। अब इसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक बचता है द्रव्य की तरंग प्रकृति। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे अंत में। तो बच्चों, यदि आपको ये इस प्रकार से प्रश्नोत्तर वाली विधि पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रश्न पहला है, द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? ये वाला प्रश्न है, द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब कोई द्रव्य कण, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, गति करता है तो इसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है। इस तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर एच बटे पी, और आप जानते हैं पी बराबर एम वी होता है। तो
लैम्डा बराबर h/mv, जहाँ h आप जानते हैं प्लैंक नीयतांक है, p संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है। अगला प्रश्न है, क्या द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? इसका उत्तर हम पहले भी देख चुके हैं, नहीं। द्रव्य तरंगें कण की चाल पर निर्भर करती हैं, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश चाल c से चलती हैं। तो द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं, क्योंकि द्रव्य तरंगें कण की चाल से चलती हैं और जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है प्रकाश चाल से चलती हैं। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा के पदों में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो उत्तर है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h/2m के, जहाँ k जो है कण की गतिज ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो उसके तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होगा? तो ये सूत्र होता है, ये इसको याद रखना पड़ेगा आपको। लैम्डा बराबर होता है 12.27/वर्गमूल v एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। दैनिक जीवन में हम चलती हुई गेंद और कार से जुड़ी तरंग प्रकृति का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो डी ब्रोगली के अनुसार, चूंकि गेंद या कार जो होता है का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, अतः लैम्डा अर्थात कार गेंद से जुड़ी हुई तरंग दैर्घ्य अत्यंत सूक्ष्म होती है और वह अनुभव नहीं होती है। तो कहने का अर्थ है कि गेंद और कार जैसी चलने वाली चीज़ों के साथ भी एक तरंग जुड़ी रहती है, लेकिन वो हमको अनुभव क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी? हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है h/mv। अब चूंकि जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य से कम होती है, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का क्या अनुपात होगा? इसमें उत्तर लिख लीजिए। आवेशित कण के लिए लैम्डा बराबर क्या होता है? h/2m³ आता है। लैम्डा जो होता है वो समानुपाती होता है वर्गमूल 1/वर्गमूल m³ के। अब इसका मान हम यदि रख दें λp/λ अल्फा, यदि हम रख दें तो m अल्फा माने अल्फा कण का द्रव्यमान और q अल्फा यानी अल्फा कण का आवेश बटे mp/qp, mp यानी अल्फा कण का प्रोटॉन का द्रव्यमान और बटे qp यानी हो जाएगा प्रोटॉन पर आवेश। अब हम जानते हैं कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इसी प्रकार अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन पर आवेश का 2 गुना होता है, दोनों धनात्मक होते हैं। यदि हम इसमें मान रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा λp/λ अल्फा बराबर आ जाएगा वर्गमूल 8/1। अब वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 2/2, तो λp और लैम्डा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2/2:1। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है और जो हम नोट्स बनाए हैं मेरे ख्याल से आपने लिख दिया होगा।
और आप सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सफल होइए।